हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से संबंधित 50 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। ये जनरली क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले हैं, तो इसीलिए इनका आंसर भी एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग मतलब जो भी बीएससी लेवल पर ऑनर्स या प्रोग्राम या मेजर माइनर कहा जाए, उसमें जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पेपर जो रहता है, वहाँ पर एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि कोई पार्टिकल का नाम देकर कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन या कौन सा स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है। ये चार्ट एक छोटा सा है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे पहला है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जनरली क्लासिकल गैस जो है वो और प्लाज्मा जो है उनके पार्टिकल फॉलो करते हैं। आइडियल गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं रूम टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर रहें तब। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। अच्छा, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन या बीई डिस्ट्रीब्यूशन या बीई स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो ये याद रखिए कि फोटोन हो गए, पाई मेसन्स हो गए, हीलियम एटम हो गया, फोनोन गैस हो गया, ये सब जो है बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें एकदम ये सीरीज़ में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद हो गया आपका म्यू मेसन्स, क्वार्क जो भी हैं वो सब, लेप्टॉन्स जो हैं वो सब फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो एकदम सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं कोई भी वो, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली फोटोन अगर याद रहेगा तो चल जाएगा, फोटोन, फोनोन, हीलियम, ये फर्मी डायरेक्ट ये भी आसान है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ही याद रह जाएगा। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जिनको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आर देयर, नेम देम इन फुल। तो हम लोग जानते हैं दो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हैं, एक को कहते हैं बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स हो गया हम लोग का मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ओके, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है। अब सबसे कॉमन एक क्वेश्चन है, अच्छा ये एक नंबर भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अधिकांश आप यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस में देखिएगा कि ये रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैक्रो स्टेट। तो एक डेफिनिट मैक्रो स्टेट में कितना पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हो सकता है, इसी की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा इसको भी। अगला है व्हाट इज लैम्डा टाइप फेज ट्रांजिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द ट्रांजिशन फ्रॉम हीलियम 1 to helium 2 occurs below a critical temperature 2.19 Kelvin. This phase transition occurs due to Bose-Einstein condensation. The specific heat curve of the transition resembles to the Greek letter lambda, so it is known as lambda transition. तो हीलियम 1 से हीलियम 2 जो है वो 2.19 टेम्परेचर के नीचे ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है। ये जो फेज का ट्रांजिशन है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की तरफ के वजह से होता है। और इस समय जो स्पेसिफिक हीट का कर्व रहता है इस ट्रांजिशन के टाइम में, वो ग्रीक के वर्ड लैम्डा से मिलता जुलता है, इसीलिए ग्रीक वर्ड लैम्डा से मिलता जुलता है, इसलिए इसको लैम्डा ट्रांजिशन कहा जाता है। अगला है कि ल्यूविलीज थ्योरम क्या है, स्टेट ल्यूविलीज थ्योरम। तो Liouville's theorem states that the density of particles or phase space density in a phase space is constant. एकदम सिंपल सा बात है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स या फिर फेज स्पेस डेंसिटी कोई भी एक फेज स्पेस में कांस्टेंट होता है। अच्छे से याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए, इसीलिए बस स्टेटमेंट्स ही आप लोग को मिलेंगे। डिफाइन केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द गिब्स फ्री एनर्जी
पर मोल एट constant temperature and pressure. ठीक, तो Gibbs potential chemical potential is defined as the Gibbs free energy per mole at constant temperature and pressure. And अगला है what is Dulong and Petit's law. तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड, डुलोंग पेटिट्स लॉ के हिसाब से क्या है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स का जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है. अगला है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गैस इज सेड टू बी डीजेनरेट. कब इलेक्ट्रॉन गैस को डीजेनरेट कहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एन इलेक्ट्रॉन गैस इज सेड टू बी डीजेनरेट व्हेन द फर्मी लेवल का मतलब हो गया द हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज मच ग्रेटर दैन द थर्मल एनर्जी. अगर फर्मी लेवल जो है या फर्मी लेवल का एनर्जी है या फर्मी टेम्परेचर जो है वो थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा रहे तब इलेक्ट्रॉन को हम लोग डीजेनरेट कहेंगे. अच्छा, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द क्लासिकल लिमिट ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. तो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन reduces to classical Maxwell-Boltzmann distribution under the condition of high temperature and low particle density. हाई टेम्परेचर और लो पार्टिकल डेंसिटी में बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नेचर शो करने लगते हैं, इसी को हम लोग क्लासिकल लिमिट कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर व्हाट कंडीशन बी डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस टू एम बी डिस्ट. एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब दोनों के आंसर्स एक ही जैसे हैं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है. ये क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस टू एम बी डिस्ट्रीब्यूशन. तो दोनों में सेम ही कंडीशन होंगे. तो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस टू क्लासिकल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो पार्टिकल डेंसिटी. हाई टेम्परेचर और लो पार्टिकल डेंसिटी में बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन एम बी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है. ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स. तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2 to the power n. ठीक ना, स्पिन हाफ पार्टिकल्स के टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स कैसे निकालते हैं, 2 to the power n कर देने से ही चले आएंगे. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अच्छे से इसको ये करिए. अगला है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एन आइडियल फर्मी गैस. आइडियल फर्मी गैस किसे कहते हैं. तो एन आइडियल फर्मी गैस इज ए थ्योरेटिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस particles with half integer spin such as electrons at low temperatures and high densities. ठीक ना, तो फर्मी गैस जो है वो क्या है, एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस जब वो लो टेम्परेचर और हाई डेंसिटी पर है उसको दिखाता है. व्हाट डू मीन बाय बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन एक, मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन शॉर्ट एक 1 नंबर के लिए इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा ये है कि द फेनोमेना इन विच बोसोन्स कंडेंस इनटू जीरो मोमेंटम स्टेट एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन. ठीक ना, वह फेनोमेना जहाँ पर बोसोन्स जो होते हैं वो जीरो मोमेंटम स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर, उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है नेम द स्टैटिस्टिक्स ओबेड बाय फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. तो फोटोन हम लोग देखे शुरुआत में ही कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है. अच्छा, नेम द स्टैटिस्टिक्स थ्रू विच प्लैंक्स रेडिएशन कैन बी डिराइव. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो किस स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से डिराइव किया जा सकता है. तो ये याद रखेंगे कि ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से डिराइव किया जा सकता है. अगला है व्हाट राइट डाउन द पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. ये हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल याद रखेंगे कि ये हमेशा फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए एप्लीकेबल है. तो इसका अगर ये एग्ज़ाम में आता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, तो इसको फर्मी पार्टिकल्स के हिसाब से ही डिफाइन करेंगे कि द एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो टू आइडेंटिकल फर्मियंस कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली. दो फर्मियंस कभी भी
सेम क्वांटम स्टेट को एक समय में ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे नॉर्मल में इलेक्ट्रॉन लेकर था, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन भी फर्मी पार्टिकल्स है, तो जब ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिफाइन करेंगे तो फर्मियन के हिसाब से ही इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, व्हेन मैक्रो स्टेट एंड, यहाँ पर मैक्रो स्टेट होगा, ठीक ना। व्हेन मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट ऑफ ए सिस्टम बिकम इक्वल, मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट कब इक्वल हो जाएंगे? तो द मैक्रो स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखेंगे। द micro state and macro state of a system become the same when the system has only one accessible micro state. अगर एक ही माइक्रो स्टेट, एक मैक्रो स्टेट में एक माइक्रो स्टेट होता है, तो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट जो है वो सेम ही कहलाते हैं। अच्छा, विच स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाय एन एटॉमिक न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। तो इफ़ द मास नंबर इन ए न्यूक्लियस इज ऑड देन इट ओबेज एफडी स्टैटिस्टिक्स। मास नंबर अगर ऑड रहेगा तो एफडी स्टैटिस्टिक्स, और मास नंबर अगर इवन रहेगा तो बी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है एटॉमिक न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय इर्गोडिक सरफेस, या इसको एनर्जी सरफेस भी कहा जाता है, ठीक ना। इर्गोडिक या एनर्जी सरफेस किसको कहते हैं? तो द लोकस ऑफ ऑल द फेज पॉइंट्स having equal energies in a phase space is called ergodic surface. एक फेज स्पेस पे उन सभी पॉइंट का लोकस जिनका एनर्जी सेम है, उन सभी फेज पॉइंट जिनका एनर्जी सेम है, उनको हम लोग एनर्जी सरफेस या एर्गोडिक सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट, डीजेनरेसी का मतलब क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो देयर मे बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैविंग द सेम एनर्जी, द एनर्जी लेवल इज देन सेड टू बी डीजेनरेट, ठीक ना। सेम स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स में सेम एनर्जी हो सकता है, उनको हम लोग क्या करते हैं? डीजेनरेसी या डीजेनरेट स्टेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट? मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट किसे कहते हैं? तो द मैक्रो स्टेट विच हैज़ द मैक्सिमम probability of occurrence is known as the most probable macro state. नेक्स्ट है इन विच स्टैटिस्टिक्स पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, तो याद रखेंगे एकदम फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, नेम द स्टैटिस्टिक्स इन विच द ऑक्यूपेशन इंडेक्स कैन टेंड टू जीरो, किस स्टैटिस्टिक्स में ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है वो जीरो के तरफ जा सकता है? तो यह है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों बहुत ही काम के क्वेश्चन से अच्छे से देख कर रखेंगे। Which type of ensemble would be used to describe the behavior of a photon gas? फोटोन गैस के बिहेवियर को किस ensemble के हेल्प से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो ये ग्रैंड कैनोनिकल ensemble, ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए फोटोन गैस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे जीरो, कि फोटोन गैस का केमिकल पोटेंशियल जीरो होता है। अच्छा, स्टेट इर्गोडिक हाइपोथेसिस। तो इर्गोडिक हाइपोथेसिस क्या कहलाता है? कि द मीन ओवर द इंसेम्बल इक्वल टू द मीन ओवर टाइम, मीन ओवर द इंसेम्बल इज इक्वल टू मीन ओवर टाइम। तो एर्गोडिक हाइपोथेसिस समझ में आया कि जहाँ पर मीन ओवर द इंसेम्बल इज इक्वल टू मीन ओवर टाइम। इसी तरह से एर्गोडिक हाइपोथेसिस और एर्गोडिक सरफेस जो है वो सेम कंसेप्ट से ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच गैस पॉजेजेस जीरो पॉइंट एनर्जी? जीरो पॉइंट एनर्जी किसके पास होता है? ऑर्डिनरी गैस या फोटोन गैस या इलेक्ट्रॉन गैस? तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गैस के पास जीरो पॉइंट एनर्जी रहता है, मतलब टी जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है तब भी इलेक्ट्रॉन गैस अपने पास कुछ एनर्जी रखती है, इसी को जीरो पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, कैन यू एक्सपेक्ट कंडेंसेशन इन इलेक्ट्रॉन गैस? इलेक्ट्रॉन गैस में कंडेंसेशन होता है? तो नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इज एम बी स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन गैस? तो नो,
एमबी स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। केवल हम लोग जानते हैं आइडियल गैसेस जो है उनके लिए एमबी स्टैटिस्टिक्स काम करता है। अगला आ जाते हैं, कैन टू फेज कर्व्स इन ए फेज स्पेस इंटरसेक्ट। एक फेज स्पेस में दो फेज कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो नहीं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ इक्वल एप्रियर प्रोबेबिलिटी। तो इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी ये कहता है क्या कि ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन फेज ट्रांजिशन। बोस-आइंस्टाइन जो है वो किस तरह का फेज, उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, इस तरह से। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अच्छा, डज द नंबर ऑफ फोटोन्स इनसाइड एन इनक्लोजर रिमेन कांस्टेंट। एक इनक्लोजर में नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट रहते हैं तो नहीं। इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रीज़न भी मतलब ठीक ठाक अच्छे से देख लीजिएगा क्यों होता है। अगला आ जाता है, all the same temperatures which will exert the greater pressure। सेम टेम्परेचर पर कौन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। ए गैस ओबेइंग एमबी स्टैटिस्टिक्स, ए गैस ऑफ बोसॉन्स एंड ए गैस ऑफ फर्मियंस। सेम टेम्परेचर अगर रहे और तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इन तीनों में से कौन एक्सर्ट करेगा, कौन देगा। तो याद रखिएगा कि एक गैस ऑफ फर्मियंस जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि व्हाट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो ये होगा 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के रखिएगा। अच्छा, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विथ एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इधर बी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और इधर एनर्जी प्लॉट किया गया है। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ मिलेगा। देखा जा रहा है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ते जा रहा है तो स्लोप भी क्या हो रहा है हम लोग का, थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर मतलब वो इन्वर्स वेरिएशन जैसा थोड़ा बहुत हम लोग को मिल रहा है कर्व। तो ये अच्छे से देख के रखेंगे। अगला आ जाते हैं, इन ए सिंगल डायग्राम ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस एनर्जी फॉर टी इक्वल टू 0 के एंड सेकेंड है टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो 0 के में ये हो गया हम लोग का फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इधर की तरफ दिखाया हुआ है, इधर की तरफ, और इधर एनर्जी हो गया और अलग अलग टेम्परेचर पर दिखा रहे हैं। तो 0 के पे ये वाला कर्व जो है वो 0 के वाला है, ये वाला है T1 जब 0 के से ज़्यादा रहे तब, ये वाला T1, और ये वाला है T2 है जब टेम्परेचर 0 के से ज़्यादा होगा तब। ठीक ना, ये ग्राफ अच्छे से देख के रखेंगे। ये हम लोग का फर्मी एनर्जी हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द when is the इक्विपार्टीशन थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। इक्विपार्टीशन थ्योरम कब नहीं एप्लीकेबल होता, ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है। तो इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम द थ्योरम में नॉट होल्ड। अगर सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इक्विपार्टीशन थ्योरम जनरली नहीं एप्लीकेबल होता है। डिफाइन फेज सेल। फेज सेल का कंसेप्ट देखिएगा बहुत कुछ है, लेकिन इसका एक नंबर के लिए अगर आ जाए तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे तो है क्या कि एक फेज स्पेस कंपार्टमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ सब कंपार्टमेंट्स ऑफ सेम साइज एंड हैविंग सेम ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। एक फेज स्पेस कंपार्टमेंट को बहुत छोटा छोटा सब डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सब कंपार्टमेंट में सबका साइज सेम और वो सेम ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी हो, तो ऐसे सब कंपोनेंट्स को हम लोग फेज सेल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छे से देख के रखेंगे। अगला है, हाउ डज ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी गैस। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस और ऑर्डिनरी गैस कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस क्या है कि कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से बने हैं। ऑर्डिनरी गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑर्डिनरी गैस आर इलेक्ट्रिकली, ये लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ ग्रेटर, इधर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज लेसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख कर रखिएगा। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मोडायनेमिक लिमिट। तो द thermodynamic limit refers to the behavior of a system when the number of particles and the volume of the system approach infinity while the particle density n by b remains constant। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे लेकिन पार्टिकल डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, उस लिमिट को ही हम लोग थर्मोडायनेमिक लिमिट कहते हैं। अच्छा, ये डिफाइन माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल को एक दूसरा नाम NVE इंसेंबल भी कहते हैं। N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, V वॉल्यूम और E टोटल एनर्जी। तो द माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल is a statistical ensemble in which the system is isolated, meaning that it does not exchange particles, energy और volume with its surroundings। ठीक ना, सराउंडिंग के साथ ना तो पार्टिकल का, ना एनर्जी का, ना वॉल्यूम का एक्सचेंज होता है। तो ऐसे इंसेंबल को हम लोग माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। तो द ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल इज अ कलेक्शन ऑफ essentially independent systems which have the same temperature, volume and chemical potential। ठीक ना, ऐसे सिस्टम से मिलकर बना रहता है जो जिनका टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम रहे। सो व्हाट इज़ द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो हम लोग जानते हैं 0। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख के रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत काम का है कि विच टाइप ऑफ इंसेंबल वुड बी यूज टू डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कन्फाइंड इन एन इनक्लोजर। एक इनक्लोजर में अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कन्फाइंड है तो वहाँ पर कौन सा इंसेंबल हम लोग यूज़ करेंगे, तो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस एंड द वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड द अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। तो पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम और मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम के प्रोडक्ट को ही हम लोग अवेलेबल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। अगला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोस पार्टिकल्स एंड फर्मी पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्पिन एंड वेव फंक्शन। ये बहुत काम का क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। तो स्पिन में देखा जाए तो बोस पार्टिकल्स हैं 0 और इंटीग्रल स्पिन, और फर्मी पार्टिकल्स हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन। वेव फंक्शन में देखा जाए तो बोस पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक और फर्मी पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ड्रॉ द फेज डायग्राम फॉर ए पार्टिकल फ्री टू मूव इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल फ्री टू मूव है तो उसका फेज डायग्राम कैसा होगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा। इधर अगर हम लोग मोमेंटम प्लॉट कर रहे हैं ऊपर की तरफ और इधर की तरफ पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं, तो एकदम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, पोजीशन बढ़ाते जाएं, तभी मोमेंटम फिक्स्ड रहता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया हम लोग का फेज डायग्राम फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। अच्छा, इन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, मतलब ऑल द बोसॉन्स पार्टिकल्स जो सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं वो सब रह सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये क्या है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि राइट डाउन द प्लैंक रिलेशन ऑफ एंट्रोपी, या इसको बोल्ट्जमैन रिलेशन ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। तो यह है S = K ln W। ठीक ना, S = K ln, K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग के 50 क्वेश्चंस हो गए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर। अच्छे से आप लोग इनको देखिएगा, और जनरली मैक्सिमम जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 5-10 नंबर जो होते हैं, 10 के करीब करीब हम लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, 1 और 2 नंबर मिलाकर। तो आशा करता हूँ इनमें से कुछ ना कुछ आपको कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।